लाइव न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता और सीधे चलेंगे लोकसभा की कार्रवाई में, जहां पर कार्रवाई जारी है। उसके अनुसार टोटल अर्बन हाउसलेस पॉपुलेशन देश में 9,38,348 थी। ये अर्बन पॉपुलेशन, अगर इसमें आप ग्रामीण जनसंख्या को भी जोड़ लें जो हाउसलेस, तो ज्यादा होगी। अब हम अपनी तरफ से स्टेट्स को कहते हैं कि उसके पीरियोडिक 2-3 साल बाद इसको सर्वे करें, कितनी हाउसलेस पॉपुलेशन है, जो जैसे माननीय ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे फुटपाथ्स पे, या हाउसलेस होमलेस की परिभाषा जो है वो ऑलरेडी है। 2001 के सेंसस में ये परिभाषा बताई गई थी। हाउसलेस हाउसहोल्ड्स आर दोज who do not live in buildings or census houses but live in the open on roadside, pavements, in hume pipes, under flyovers and staircases, or in the open in places of worship, mandaps, railway platforms, etc. are treated as households. केंद्रीय सरकार के द्वारा सर हम डे NULM हमारी जो योजना है उसके तहत हम फैसिलिटीज़ देते हैं, और हमने इसके द्वारा जो SUH गाइडलाइंस है उसके हमने फाइनेंस किए हैं 1788 शेल्टर्स जो फंक्शनल है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से 2457 शेल्टर्स उन्होंने भी सैंक्शन किए हैं। टोटल होमलेस शेल्टर्स की कैपेसिटी 1,25,000 है, पर ऑक्यूपेंसी सिर्फ 50% है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये बेघरों को मुख्य धारा से में शामिल करने के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम, उनका लाभ पहुंचाने के लिए विभागों के बीच में कुछ समन्वय, कोई एक डेस्क, कोई एक पोर्टल ऐसा विकसित किया गया है क्या, ताकि उनकी आजीविका मुख्य धारा में वो समाज के साथ जुड़ सकें? Sir, there are two aspects to, I think, the question that the honourable member is asking. One is, I think, the facilities which have to be provided within the shelters, and two, from the central government side, we are providing assistance through the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के जितने भी होमलेस हमारे नागरिक हैं उनको कन्वर्जेंस जो है हमारी स्कीम्स की उसका लाभ मिले। Convergence of various entitlements of social security, food, education, healthcare systems are provided in the shelters. और shelters में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके भी हमने बड़े डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाए हैं। माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह है कि बेघर लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सभी राज्य सरकारों से एक बार आप बात करें, क्योंकि है तो राज्य सरकार का विषय, क्योंकि जमीन लैंड के मालिक राज्य होते हैं, लेकिन राज्यों से बात करते हुए किस तरीके से इस देश में एक कार्य योजना बने ताकि बेघर लोगों को मकान मिल जाए। सबका उद्देश्य यही है शायद ना। राज्य सरकारों से एक बार मीटिंग करें, आप प्रयास करें, राज्य सरकारों को आग्रह करें। रवनीत सिंह। हाथ खड़ा करो। नो। थैंक यू स्पीकर साहब। सर, आज बेशक एक तो संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जारी है और आज सत्र के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है, जहां पर कार्रवाई जारी है। और इस पर लेकर आपको बता दें कि इसमें जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या वृद्धि को लेकर और जो होमलेस है, जिन लोगों के पास घर नहीं है, इसको लेकर अपनी बात रखी गई है सांसदों के द्वारा। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लाइव न्यूज में आप सबका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि लगातार जो हमला किया जा रहा है, जहां पर तवांग में हुए हमले को लेकर और इसको लेकर अब मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बीजेपी पर बड़ा वार किया गया। हमला करते हुए जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है?
तो ये बड़ा हमला किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही तवांग पर भारत और चीनी सीमा पर विवाद हुआ था, जहां पर भारत और चीनी सीमा के बीच झड़प को लेकर, जो बातचीत को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है संसद में, जहां पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर बातचीत हो। अब इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा हमला किया गया। तो आपको बता दें कि इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे और वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी जी और वहीं पर विदेशी मामलों के जानकार आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी के पास जाना चाहेंगे। अमित जी, अब इसको लेकर जहां पर तवांग में हमला हुआ और तवांग में हमले को लेकर अब जो विपक्ष है वो हमलावर है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है इसको लेकर। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है वो संसद में खासतौर पे चर्चा चाहता है कि जो 9 दिसंबर को जो घटना हुई है, खासतौर पे चीन के साथ जो झड़प हुई है तवांग में, उसे लेके विपक्ष चाहता है कि पूरे मामले की संसद में एक चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। और ये बात जो है वो कल भी कही गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से चूंकि संबोधित नहीं किया गया, जिस वजह से कल इस तरह की चीजें नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी चीज की कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने लगभग वॉकआउट किया था और ऐसे में आज भी संसद के हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष अभी भी उसी मांग पे अड़ा हुआ है। और यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का ट्वीट देखे तो उन्होंने स्पष्ट किया, क्या संसद में चीन के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं है? सरकार आखिरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? सरकार जो वस्तु स्थिति है उससे क्यों नहीं अवगत करा रही है लोगों को? एक छोटा सा भाषण जो है वो राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री है, संसद में देके इस तरह चले जाते हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री आए और पूरी स्थिति से पूरे सदन को रूबरू कराए। लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। और विपक्ष इस तरह से सीधा आरोप लगा रहा है कि जो सही स्थिति है, सच जो है वो मोदी सरकार संसद में नहीं लाना चाहती, लोगों के सामने नहीं रखना चाहती। और यही बड़ी वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगभग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चाहे मनीष तिवारी की बात करें, जो कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी विदेश मंत्री के ऊपर निशाना साधा। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है, उनका वो अलग ट्वीट कर रहे हैं। और तीसरी बात करें कि अश्विनी ओवैसी लगातार जो है वो प्रधानमंत्री पे हमलावर है। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आखिरकार चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, चीन से के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो युद्धाभ्यास 2 दिन का पहले से सुनियोजित युद्धाभ्यास था कि आज और कल 2 दिन जो है वो भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश जो भारत चीन सीमा का बॉर्डर है वहां पे युद्धाभ्यास करेंगी। तो आज से युद्धाभ्यास जरूर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ भारत ने अपनी रणनीति जो है खासतौर पे बदली है। जो 9 दिसंबर को जो झड़प हुई थी और उसके बाद अपनी सुरक्षा की तैयारियां और मजबूत की हैं, और उसे इस जो आज और कल 2 दिन जो खास तौर पे जो युद्धाभ्यास हो रहा है, इसे उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीनी अखबार है, उसने स्पष्ट किया है, उसने इस पूरी घटना के लिए भारत को दोष दिया और उन्होंने कहा है कि ऐसा सर्दियों में अब तक इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। और जिस तरह से भारतीय सेना जो है वो भारतीय सेना ने जिस तरह चीनी सैनिकों पे हमला किया है, तो जाहिर तौर पे हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र है, जाहिर तौर पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है और ऐसे में विपक्ष इस बात पे पूरा अडिग दिख रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री आए और संसद के दोनों सदनों में अपना बयान दे और सरकार इस चीनी घुसपैठ को लेकर एक चर्चा कर पाए। जी, इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, अब विपक्ष लगातार अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और विपक्ष के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि जो तवांग पर हमला हुआ है उसको लेकर जो सरकार है वो बातचीत करे, पर सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई बातचीत की बात सामने नहीं आ रही। देखिए, देश के अंदर विपक्ष होता ही इसलिए है कि कोई भी आंतरिक मामले हो या देश की सीमा से जुड़े मैटर्स हो, उस पर सरकार को घेरने का काम करे। विपक्ष की संसद में के साथ साथ देश के अंदर भी यही भूमिका होती है और उस भूमिका को विपक्ष बखूबी निभा भी रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट हो या फिर कार्यस्थगन प्रस्ताव नीतीश
मनीष जी ने दिया, ये सब ये उसी पृष्ठभूमि की रूपरेखा तैयार करते हैं। और जिस तरह से विपक्ष ने कल दोनों सदनों का बहिष्कार किया, ये सब बताता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ साथ अपनी लामबंदी भी कर रहा है, एकजुटता भी आपस में प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये ऐसे मैटर होते हैं कि जिसमें सरकार एकदम, आप कोई अपेक्षा नहीं कर सकते कि सरकार एकदम इस पर आपको रिएक्ट करे या विपक्ष की मांग को रिएक्ट करे। ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। राजनाथ सिंह का जो यथास्थिति को लेकर जो बयान था, उसके बाद से विपक्ष की मांग थी कि सच को छुपाया जा रहा है। दरअसल ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, इंटरनेशनल डायमेंशंस इनकी होती है और इंटरनेशनल डायमेंशन के अनुरूप ही इस पर बहुत ही सोच समझ के बोला जाता है। बैकडोर चैनल्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी साधी जा रही है। पैट रेडिक जो विदेश मंत्रालय, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका भी यही कहना है कि भारत हमारा इसमें एक स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है। अमेरिका सेना के जो ब्रिगेडियर हैं, उनका भी इस संबंध में बयान आया कि चीन निरंतर लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन कर रहा है। तो ये सब बताता है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में उठाए जाने वाले जो डिप्लोमेटिक कदम है, जो एक एक्सेस होना चाहिए, उस संबंध में भारत किसी हद तक कामयाब और एक इंप्रेशन देने में की कोशिश कर रहा है कि वी आर नॉट वीक, हम कमजोर नहीं है इस मसले पर। इंटरनेशनल जो वॉइसेस हैं वो हमारे साथ हैं और चाइना को एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत को किसी तरह भी कमजोर ना समझा जाए। रहा भारतीय लोकतंत्र का सवाल, तो भारत के अंदर लोकतंत्र है, विपक्षीय पार्टियों की ये भूमिका होती है कि सरकार को वो कसौटी पर कसे, दबाव बनाए, बयान इस संबंध में लेने की कोशिश करे। लेकिन ये एक रणनीतिक पहलू होता है, लोकतंत्र के अंदर इस तरह की भूमिकाएं निभाई जाती है। लेकिन सरकार जब भी कुछ रिएक्ट करेगी, बहुत सोच समझ के रिएक्ट करेगी, जिसके हमें इंप्रेशन या संकेत दिखने लगे। जी बिल्कुल बिलाल जी। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार, क्योंकि दिल्ली से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, चीन बॉर्डर पर भारत का शक्ति प्रदर्शन, जहां पर चीन बॉर्डर पर, दिल्ली और चीन बॉर्डर पर भारत का शक्ति प्रदर्शन, जहां पर आज से गरजेंगे भारतीय वायुसेना के विमान। तो चीन सीमा पर शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही। भारतीय वायुसेना 2 दिवसीय अभ्यास करेंगे, जहां पर आज से गरजेंगे भारतीय वायुसेना के विमान। तो शक्ति प्रदर्शन की बात कही गई है। भारतीय वायुसेना 2 दिवसीय ये अभ्यास करेगी, जहां पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ पर चीन बॉर्डर पर ये शक्ति प्रदर्शन करने की बात भारत के द्वारा रखी गई है, जहां पर पूर्वोत्तर में आज से ये 2 दिवसीय अभ्यास किया जाएगा। आज से गरजेंगे भारतीय वायुसेना के विमान। तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में आज से 2 दिवसीय अभ्यास की बात कही जा रही है, जहां पर राफेल और सुखोई समेत युद्धक विमान भी गरजेंगे। तो इस पर हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, अब इसको लेकर जो विपक्ष के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है और अब शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है, भारतीय वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन की, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। पहला, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग को इस मुद्दे से और इस टोन से बचना चाहिए कि विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। नंबर 1, विपक्ष का कोई प्रयास मायने नहीं रखता। मायने ये रखती है देश के सामने सबसे बड़ी चीज, क्या मौजूदा सरकार देश के सामने वस्तु स्थिति सामने रख रही है, अवगत करा रही है लोगों को। नंबर 1। नंबर 2, आज के मौजूदा दौर में जब कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, सैटेलाइट से लेकर बहुत फास्ट हो गया है, 9 तारीख की घटना की जानकारी आपको 11 तारीख को दी जाती है और उस 11 तारीख को भी जो रक्षा मंत्री का जो बयान आता है वो भी आधा अधूरा है और वो स्पष्टीकरण नहीं देता और बहुत सारे सवाल अनुत्तरित छोड़ देता है। चूंकि विदेश का एक मामला है, एक विदेशी शक्ति शामिल है, तो हम इसमें देश में हम ऑफिशियल स्टैंड के साथ हैं, बिल्कुल हैं साथ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कुछ भी लोगों को ना बताए। 9 से 11 48 घंटे की चुप्पी क्या मायने रखती है? सवाल ये है कि क्या आपके पास कोई सूचना तंत्र नहीं है? आर्मी के तो एक अपने चैनल्स हैं, वो कम्युनिकेशन के, उनके अपने सिग्नल है, पूरी उनकी ब्रिगेड है इस तरीके से जो सब कम्युनिकेशन का काम करती है। मुझे लगता है 5 से 10 मिनट के अंदर अगर बॉर्डर पे कहीं भी होगा, 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर दिल्ली में बड़े आला अफसरों को, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो हमारे
विदेश मंत्रालय के हों या नेता बड़े स्तर पर, रक्षा मंत्री टाइप के मतलब, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इन सब तक ये सूचना पहुंची जाती है। 2 दिन की चुप्पी ये समझ में आने वाली बात नहीं। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हम चीन को दबाव कैसे दें। चीन ने अगर 4-5 साल के अंदर, 4-5 साल का अगर देखा जाए तो चीन ने कम से कम 4-5 क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। अभी आपका तो यह है, अगर आप तो गलवान घाटी बड़ा चर्चित है, 2020 में 2 साल पहले हुए थे, उसमें क्या हुआ। अब उसके बाद में हम लोग जब गलवान की बात करते हैं तो हम डोकलाम की भूल जाते हैं। एक जो चिकन नेक होता है ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाला, जो नॉर्थ ईस्ट को राज्यों को पूर्वोत्तर के जो जोड़ता है, पूरे भारत का संपर्क कट जाता है, तो डोकलाम में तो उसने अपना पूरा बना लिया। हमने जरूर कुछ दिन तक अपना शक्ति प्रदर्शन किया, हम लोगों ने वहां पर सेना लगा दी, फौज लगा दी, सब कुछ किया, लेकिन अंततः हुआ क्या? हुआ ये कि चीन ने अपने वहां पे गांव बसाने चालू कर दिए, चीन ने वहां पर पूरा अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। हम नहीं कर पाए, नंबर 1। जिस अनुपात में करना चाहिए उस अनुपात में नहीं कर पाए। और वह अनुपात क्या है? अनुपात वो है जो चीन ने अपनी सीमा पे जो सड़कें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, पहला। दूसरा, आप याद करिए, इससे पहले चुमार की घटना हुई थी, इससे पहले देवसांग की घटना हुई थी, इससे अब पेंगोंग झील की तो बहुत दिनों तक वो चलती रही थी कि कहाँ पे जाएंगे। फिर इसके अगर आप हॉट स्प्रिंग की बात करें तो ये घोघरा की भी हुई थी। अब याद करिए, बहुत दिनों तक यही बहस होती रही कि फिंगर 2 में किसके पास है, किसके पास में दखल होगा, फिंगर 4 तक कौन जाएगा, गश्त करेगा, नहीं करेगा। ये लद्दाख के ये सारे क्षेत्र भी है। ये सही है कि सीमा विवाद हमारा है, उसके साथ में लाइन में LAC में एक स्पष्टता नहीं है, वो होती भी नहीं है आमतौर पे, तमाम जगह नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सीमाई क्षेत्रों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा न करें चीन को देखते हुए। अब याद करिए, सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि आपके लिए असली खतरा क्या है? असली खतरा चीन है, जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था। मुलायम सिंह ने तो ये जो मौजूदा जो निजाम है, जो दूसरी बार सत्ता में आया है, उस समय मुलायम सिंह ने भी जो अपना जो भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि चीन सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन हम अपना सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को बताते रहते हैं। पाकिस्तान को बताने में फायदा है क्योंकि वो एक वोटों के गणित के हिसाब से वो ठीक बैठता है। चीन के प्रति हमारी वो उतनी समझदारी नहीं है। अब जहां तक आपकी बात है कि राफेल मिलेगा, पूर्वोत्तर में गरजेगा, बिल्कुल गरजेगा, बात सही है, लेकिन हमको अपने पड़ोसी देशों के साथ भी रखना पड़ेगा। अभी आप देखिए, हमारी नेपाल वाली सीमा पे उन लोगों ने जो उत्तराखंड में वहां पे है, जहाँ पे वो नेपाल का पुल जाओ, उन्होंने रास्ता रोक दिया था। क्यों रोक दिया था भाई? वहां पर सड़क बनाने को लेकर भी विवाद हो जा रहा है। चीन तो छोड़िए, चीन के को मैं एक तरफ मुद्दा किनारे रखकर भारत की एक हम अपनी सामरिक स्थिति और भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारत की नौकरशाही की भी मैं पराकाष्ठा देखता हूं कि वो सीमा क्षेत्र में थोड़ा सा, एक तरफ चीन, एक तरफ नेपाल। अब नेपाल के साथ में भी वहां पर सड़क बनाने में आप अपने कूटनीतिक दांवपेच, अपना राजनीतिक दांवपेच, अपने वो नौकरशाही के की जो तत्परता और जो इच्छा शक्ति और BRO की सबकी हम इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारी ये जो कूटनीतिक असफलता है, इसमें ये हमको स्वीकार करना चाहिए और महत्वपूर्ण है कि जब आप स्वीकार करेंगे तभी आप अगला कदम उठाएंगे। अभी देखिए, अभी हमारे जो हमारे एक मंत्री हैं सड़क वाले, वो जो सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी जी ने फिर कहा कि हम सीमाई क्षेत्रों में 3 लाख करोड़ रुपए का से सड़कें बना रहे हैं। ये बना रहे हैं, ये बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये बना रहे की जगह बना दिया क्यों नहीं हो पाता है? ये चीज हमारे पास महत्वपूर्ण है। अभी तो अब लद्दाख में लगे, अब ये सिक्किम में ये नया चालू हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने पूरी बस्तियां अपने गांव बसा लिए हैं। हम क्या कर रहे हैं? सवाल ये है कि हम सीमा पे अपने ये बना रहे हैं, ये कब तक चलेगा? बना दिया क्यों नहीं होगा? क्या वो हम टाइम फ्रेम क्यों नहीं कर पाते? क्या हमारे पास ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है या हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो थोड़ी एक अलग है? हम सीमा पे क्यों नहीं संगठन खड़ा कर पाते? हम बुलेट ट्रेन के लिए पूरी जान लगा देते हैं, हम सीमा पे क्यों नहीं कर पाते? हमारी 3,500 किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है, तो हमारे सारे दिग्गज नेता मतलब वो सब बोल चुके हैं, लेकिन हमारे नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको एक सावधानी से काम लेना पड़ेगा। देश अभी भी मौजूदा सरकार के साथ में है, देश भी है, विपक्ष भी है। मैं इसके साथ ही क्योंकि आलोक जी, क्योंकि लगातार क्योंकि जिस प्रकार से जो जहां ये बात कही जा रही है कि सरकार की तरफ से कुछ खामियां हैं, जो सरकार जो है वहां पर क्योंकि काम में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बातें कही जाती है उसमें देरी हो रही है, जो चीन है वो लगातार कई जगहों से बढ़ने का प्रयास कर रहा है और विपक्ष भी लगातार हंगामा करता है, जहां पर विपक्ष द्वारा दावा किया जाता है कि चीन इस हद तक आगे बढ़ चुका है, चीन के द्वारा
इतनी चीज़ों को इसको कवर किया जा चुका है इतने एरिया को, और वहीं पर सरकार के द्वारा कहा जाता है कि इस प्रकार से कोई बात नहीं हुई, इस प्रकार से कवर नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर क्योंकि लोगों के मन में जो है, क्योंकि सरकार को ये सब बातें पहले से लोगों को बतानी चाहिए ताकि विपक्ष अपना जो है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा जो बातें कही जाती हैं वो चीजें सामने ना आए कि सरकार के प्रति कोई गलत भावना लोगों के मन में पैदा हो। देखिए, बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं छोटी जी कि ये सरकार को साफगोई से काम लेना चाहिए, सरकार को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जानी चाहिए, सरकार को सभी नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए और देशवासियों को भी विश्वास में लेना चाहिए। और सरकार को तो इसलिए विश्वास में लेना चाहिए कि जो मौजूदा नेतृत्व है उसके प्रति भारत की जनता विश्वास करती है। देश के 41% से ज्यादा वो वोट हासिल करके आई हुई है, वो 300 से ऊपर लगातार दूसरी बार पहुंच चुकी है, कई राज्यों में सरकार है, तो उसके बाद भी वो अच्छा पूरा बहुमत है, लोकसभा में इतना बहुमत है कि वो चाहे जो कर सकती है। इसके बावजूद भी बहस से कतराना मेरे को नहीं समझ में आता कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है। कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा होता तो उसमें बात जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। जो सरकार इस बहस करने से कतरा रही है, और अगर सरकार इस पर बहस करेगी तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के मन में जो सवाल है उनका भी सवाल का जवाब विपक्ष को मिलेगा। जी, हम आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे आलोक जी। इसके साथ ही हमारे साथ बिलाल सरवारी जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, जिस प्रकार से क्योंकि बात कही जा रही है, जहां पर जो सरकार है वो बात करना नहीं चाह रही है, क्योंकि कई सवालों के जवाब ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से भी नहीं दिए जा रहे हैं, और इसको लेकर अगर सरकार बात नहीं करेगी तो विपक्ष जो है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सवाल खड़े करना, तो विपक्ष के द्वारा अगर ये सवाल नहीं खेड़े जाएंगे तो लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, और सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी खामी सामने आ रही है। बिलाल जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? देखिए थोड़ी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो विदेशी मामले होते हैं उससे संबंधित जो कूटनीति होती है वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, और भारत के अंदर जो आंतरिक राजनीति होती है वो डिफरेंट बॉल गेम है। इसके अंदर सरकार संतुलन साध के चलती है। सरकार के पास जब पुख्ता साक्ष्य होते हैं, सरकार के पास जब डिप्लोमेटिक लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश हो जाती है, सरकार जब अपने पड़ोसी शत्रुओं को जवाब देने के हैसियत में होती है, जब सरकार उस स्तर पर अपने आप को लाके खड़ा कर लेती है जहां वो किसी तरह की भी चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आप को सक्षम मानती है, तब जाकर इन चीजों का खुलासा करती है। विदेशी मामलों से जुड़े हुए जो कूटनीति होती है बड़ी संवेदनशील होती है, उसको लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट जैसे प्लेटफॉर्म पर तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार की जवाबदेही जरूर बनती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मसले पर विपक्ष को साथ लेके चले और देश के अंदर जो एक राष्ट्र भावना है उसको जोड़कर जो एक जरूरत है लोकतंत्र के अंदर लोगों को जानने की, एक नागरिक को जानने की कि हमारी सीमाओं पर क्या चल रहा है, उसको भी कम्युनिकेट करती चले। लेकिन कूटनीतिक जो डिप्लोमेसी इज अ डिफरेंट बॉल गेम, उसको आप इस तरह से ओपन लेवल पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की जवाबदेही जरूर बनती है इस संबंध में विपक्ष के नेताओं को जरूर आगाह कराएं, उनके कॉन्फिडेंस में। सरकार की इसमें जवाबदेही भी बनती है, क्योंकि अगर सरकार के काम में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत लग रही है तो उसका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो बिलाल जी, हम आपको इसके माफी के साथ रोकना चाहेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ अमित दुबे, रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, जैसे जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि विपक्ष की तरफ भी बात सही रखी जा रही है कि सरकार अगर इस पर बहस करेगी तो कई बातों के जवाब जो है वो खुलकर सामने आएंगे, पर इसके साथ ही, इस हंगामे के साथ ही जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं अगर बात नहीं होगी तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, तो ये भी लोगों के लिए समस्या खड़ी करेगा। अमित जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, रिसेंटली अगर हम हेमंत विश्व शर्मा के बयान की बात करें, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, जो बिलाल जी कह रहे थे उसी तरह की चीजें जो है वो उनकी तरफ से भी सुबह कही गई, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कब कितना बयान देना है, क्या कुछ लोगों के बीच रखना है, ये सेना अपने हिसाब से तय करती है। सेना की अपनी रणनीति होती है जिसे उजागर नहीं किया जा सकता, और यही एक बड़ी वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब जरूर दिया, और उसके बाद भले ही विपक्ष प्रधानमंत्री को वहां पे कह रहा हो कि प्रधानमंत्री आके यहाँ पे बयान दे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक जो है
सरकार की तरफ इस तरह की कोई चीज नहीं आई। दूसरी चीज, जो बहस की बात कही जा रही है, वो बहस भी अभी रिसेंटली होती हुई नजर नहीं आ रही है। और कल हमने देखा कि पूरे विपक्ष ने किस तरह बहिष्कार किया, और आज भी उसी तरह की उम्मीद यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एक इसमें कहीं कोई दो राहें नजर नहीं आती जब इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है। न सिर्फ सांसद जो कि संसद में बैठे हैं, बल्कि जो अब आम नागरिक है, जो देश से जुड़े लोग हैं, वे भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार बॉर्डर क्या हो रहा है, हमारे देश की स्थिति कैसी है। क्योंकि अब आम नागरिक भी जागरूक हो चुका है। लेकिन चूंकि सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामले होते हैं, अगर हम करें तो अपनी विदेशी रणनीति क्या होती है, डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरह से हैंडल करते, बहुत सारी चीजें इसके आड़े आती है, जिस वजह से भी माना जा सकता है कि सरकार कई तथ्य नहीं रख पाती है। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती कि विपक्ष जो है इस बात पे अड़ा हुआ है कि हर हाल में सरकार इस प्रकरण को लेके जी बिल्कुल अमित जी, विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है इस मामले पर, बात को लेकर, और सरकार को भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि इस बातों को इस बार बहस करने के बाद, बात करने के बाद जो विपक्ष के कई सवाल है वो सामने आएंगे, विपक्ष के सवालों के उत्तर लोगों को मिल पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा समय हमें इतनी इजाजत देता है, आप सभी से माफी के साथ हमें इसको रोकना पड़ेगा। अमित जी, बिलाल जी, आलोक जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार जो विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, जहां पर तमाम हमले को लेकर लगातार बात करने की बात मांग कर रहा है विपक्ष, और सरकार के द्वारा इस बहस को भी बात ना करने की बात कही जा रही है।